फिर विद्यार्थी, कल सुबह सुबह की बात थी, कल क्या थी? छुट्टी थी ना, कल रविवार था और छुट्टी भी थी। तो जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन देर तक सोते हैं हम, समय से जाते हैं। आप भले कल देर तक सोए हों, लेकिन मेरी नींद कल कुछ जल्दी ही खुल गई। जब नींद जल्दी खुल गई तो बिस्तर पर पड़े पड़े करता क्या, सोचा चलो थोड़ा टहल ही लिया जाए। टहलने के लिए जैसे ही नीचे उतरता हूँ, कौन सी सीढ़ी? ये वाली नहीं, उधर वाली सीढ़ी। जैसे ही नीचे उतरता हूँ और उस आम के वृक्ष के नीचे आता हूँ, देख रहे हैं आम का वृक्ष फला भी है, बहुत फला है। जैसे ही उसके नीचे पहुँचता हूँ तब तक मेरे ठीक सामने एक आम बहुत बड़ा सा और सुंदर सा छू जाता है। क्यों? झूठ लग रहा है क्या तुमको? आम का छूना कहते हैं ना, गिरना कहते हैं। जब पक करके गिरता है वो उसकी स्वतः की प्रक्रिया होती है। जैसे तुम्हारा लार जब छूता है कोई चीज़ देख करके, तो वो स्वतः की प्रक्रिया होती है। उसी तरह जैसे उसकी स्वतः की प्रक्रिया है, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो टूट कर गिरेगा। अब आपका लार तो कोई खींच के निकालेगा नहीं, वो तो स्वतः की प्रक्रिया है। अब ये कब होती है आपको पता है, उस पर विशेष नहीं जाना है। अब जैसे ही मैं उस आम को अपने सामने देखता हूँ गिरता हुआ, मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है। किसी का भर जाता है। ऐसी स्थितियाँ बचपन में बहुत बार आई हैं, लेकिन इधर ये अप्रत्याशित स्थिति थी। मुझे लगा कि आज इस वृक्ष ने, इस आम के वृक्ष ने मेरा स्वागत बहुत भव्य तरीके से किया। इससे ज़्यादा भव्य स्वागत ये वृक्ष कर भी क्या सकता है। मन ही मन उसको धन्यवाद देता हूँ और आम उठा लेता हूँ, और उस आम को लेते ही मेरा मन कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न है। आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने पर दाहिने तरफ क्या है? अमलतास का वृक्ष है। जो पेड़ आप देख रहे हैं उसका नाम है अमलतास। संयोग ही है कि वह वृक्ष वहाँ पर है, तो उस अमलतास के वृक्ष को प्रणाम करता हूँ। कारण आप बता सकते हैं? उस अमलतास के वृक्ष को प्रणाम करने का कारण क्या है? ऐसी धार्मिक मान्यता है हमारी कि अमलतास के वृक्ष पर शिव निवास करते हैं। जैसे भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है अमलतास का वृक्ष जो है वो शिव के निवास का प्रतीक है। उसको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। फिर कतार में लगे फूल। पहला बड़ा पौधा किस चीज़ का है? रात रानी। कभी आप उसके नीचे गए? क्यों जाएंगे? अब उस फूल की महक रात में क्या होती है, जो उसके आसपास जाता है वही बता पाएगा। इतनी सुंदर महक कि पूरा वातावरण ही मदमस्त है। उसके बगल में गुड़हल का पौधा देख रहे हैं आप, और उस गुड़हल के पौधे पर लाल सुर्ख फूलों की भरमार और उसकी हरी हरी पत्तियां। एक अद्भुत सौंदर्य, एक आश्चर्यजनक सौंदर्य। उसके बगल में श्वेतांबर ओढ़े अर्थात सफेद फूलों से लदा चमेली का वो पौधा अपनी कुछ अलग ही छटा में झूम रहा है। बगल में कनेर का विशाल वृक्ष मानो आकाश को ही पीला करने पर तुला हुआ है।
और उसकी मीठी सुगंध शब्द को सार्थक कर रही है। उस वृक्ष पर भौरों की गूंज मानो संगीत के स्वर लहरियों को शिकस्त देने में लगी हुई है। और आगे बढ़ने पर अनार के वृक्ष में उसके फूल और फलों को देखकर कौन चकित नहीं होगा, कौन लूटा लूटा सा नहीं महसूस करेगा। और आगे बढ़ने पर जो बड़ा सा पौधा है, बता सकते हैं किस चीज का? सुंदर फूल सफेद सफेद शंख की तरह, वो गुलायची का पौधा है। गुलायची का वृक्ष अपनी अनुपम छटा एवं सौंदर्य से, सुगंध से पूरे वातावरण को मानो स्वर्ग सा स्वरूप प्रदान किए हुए है। लगता ही नहीं कि इस समय मैं उसी धरा पर हूँ जहाँ अब उस स्थिति में हर आदमी जो है अपने को भूल जाएगा। कुछ मदहोश सा आगे बढ़ता हूँ। किनारे किनारे लगे फूल मानो जैसे मेरी बाहों में अपनी बाहें डाले मेरे संग संग आगे बढ़ रहे हैं। गेट तक पहुंचने के बाद पुनः वापस लौटता हूं। लगता है जैसे मैं स्वयं नहीं चल रहा हूं, बल्कि वातावरण के आगोश में जमीन से ऊपर सैर कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थी, तभी दाहिनी तरफ जो अमरूद का पेड़ है वह भी उसी अंदाज में मेरी स्वागत करने हेतु अपनी उपस्थिति दर्ज करता है जैसे कि आम का वृक्ष किया था। तभी एक अमरूद का फल गिरता है नीचे और गिरते ही साथ दो भागों में बढ़ जाता है। गिरते ही साथ वो फट जाता है। उससे उन दोनों टुकड़ों को हाथ में उठाता हूं। उस अमरूद के अंदर की लालिमा, अमरूद खाए हो ना, दो तरह का अमरूद होता है, एक के अंदर सफेद होता है और दूसरे के अंदर लाल होता है। तो वो जो पेड़ है अमरूद का, वो अमरूद के अंदर की जो स्थिति है वो क्या है? लाल लाल। तो जैसे ही मैं उठा के देखता हूं उसको, उसके अंदर की लालिमा जैसे उगते हुए सूर्य की लालिमा को चिढ़ा रही है। उगता हुआ सूर्य कैसा होता है? वो भी सुर्ख लाल होता है। तो उसकी लालिमा को चिढ़ा रही है। एक बार मैं उगते हुए सूर्य को देखता हूं और फिर इस अमरूद के अंदर की उस लाली को, फिर आंखें बंद करके प्रभु से प्रार्थना करता हूं, काश यह समय थोड़ी देर के लिए रुक जाता, लेकिन यह कैसे संभव? यह तो हो ही नहीं सकता। ऐसा मन में विचार करके आगे बढ़ता हूं। अनेक वृक्षों की छत्रछाया से होता हुआ जब मैं नीम के पेड़ के नीचे आता हूं तो इसकी विशेषता, आप जानते हैं कि नीम का पेड़ बहुत विशिष्ट है, तो उसकी विशेषता को नमन करता हूं। क्या विशेषता है नीम की? सबसे पहली विशेषता बताइए। नीम का पौधा, अरे भाई आप लोग विद्वान हैं, एंटीसेप्टिक होता है। उसका गुणगान किए बिना मन नहीं मानता है। अभी मैं नीम के पेड़ का गुणगान कर रहा हूं, ऊपर की ओर देख रहा हूं, तभी एक चिड़िया जो इस अमलदास के पेड़ पर बैठी है उड़कर आती है और मेरे समीप, और कौन सा पेड़ है वहां? जामुन का पेड़ है ना। तो बस मेरे समीप एक डगाल पर उस जामुन के वृक्ष पर बैठ जाती है और बड़ी जोर से हंसती है। बड़ी जोर से हंसती है, मैं कुछ समझ नहीं पाता। तभी वह जामुन के पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ते हुए एक कीट से कुछ कहती है। जामुन के पेड़ पर एक कोई कीट जो धीरे धीरे चढ़ रहा है उससे कुछ कहती है, मित्र अभी अभी तो इस वृक्ष ने अपने फलों को विदा किया है। इसके गवाह तो आप भी हैं।
जामुन बहुत फला था और आज उसके पास एक भी जामुन नहीं है। तो वह चिड़िया कहती है कि मित्र, अभी अभी तो इस वृक्ष ने अपने फलों को विदा किया है, अब तो इसके पास एक भी फल शेष नहीं है। तुम व्यर्थ ही जी तोड़ परिश्रम कर रहे हो इस विशाल वृक्ष पर चढ़ने में, जाने तुम्हें कितनी मेहनत और कितना समय लगेगा। इससे अच्छा होता कि तुम आराम से कहीं जीवन यापन करते। तुम्हारी इस व्यर्थ की कोशिश को देखकर मुझे हंसी आ गई और तुम पर दया भी आ रही है, इसीलिए मैंने तुमसे अपने मन की बात कही। कीट रुकता नहीं है। बताया ना, एक कीट है जो धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ रहा है, वो रुकता नहीं है, वो अपनी यात्रा जारी रखता है और जारी रखते हुए ही कहता है, चिड़िया रानी तुम मेरी चाल देख ही रही हो, जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तब तक फल आ जाएंगे, निश्चित रूप से वहां फल होंगे। सुना आपने उस कीट ने क्या कहा? कहा कि तुम मेरी चाल देख ही रही हो, मैं कितना धीरे धीरे चल पाता हूं, मैं जब वहां पहुंचूंगा तो वहां निश्चित ही फल उगाएंगे। कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ है वह कीट। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा अपने घरों में कोई चींटी जब दाना लेकर चलती है, कभी कभी वो दाना जो है उस चींटी के अपने वजन से अधिक वजन का भी होता है, या यूं कहूं कि बहुतायत में ऐसा ही होता है। जितनी बड़ी चींटी होती है उससे ज्यादा वजन होता है उस दाने का जिसको उठाती है। जब वो चलती है तो उसे रास्ते की दूरी और रास्ते की कठिनाई का थोड़ा भी भान नहीं होता, थोड़ा भी एहसास नहीं होता। गिरते पड़ते मंजिल पर पहुंचकर ही सांस लेती। प्रिय विद्यार्थियों, तुम यहां ज्ञान प्राप्ति के पथ पर हो, तुम यहां ज्ञान की बातें करते हो। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक विषयगत ज्ञान होता है और दूसरा आत्मज्ञान होता है, अर्थात एक विषय वस्तु का ज्ञान और दूसरा स्वयं का ज्ञान। तुम पढ़ते हो, लिखते हो, इतिहास, भूगोल, गणित, अन्यान्य विषय, यहां तक कि दुनिया की सारी जानकारी हासिल कर लेते हो और स्वयं को नहीं जान पाते। तो तुम क्या हो? ज्ञानी हो। मैंने कहा कि तुम सारे संसार की जानकारी हासिल कर लेते हो, स्वयं को नहीं जान पाते हो, तो तुम अज्ञानी हो। क्योंकि विद्वान होना प्रज्ञावान होना नहीं है। जो स्वयं को जान गया वही प्रज्ञावान है। और इस दिशा में हमारे पास न तो कोई पाठ्यक्रम है, न ही कोई विद्यालय है और न ही इस तरह का कोई प्रयास है। आपने देखा उस कीट और उस चींटी को, उन्हें इस बात का ज्ञान है कि वे क्या हैं और क्या कर सकते हैं, और बखूबी उसे कर भी लेते हैं, या यूं कहूं कि करते ही हैं। एक हम हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि हम क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं, हम क्या नहीं कर सकते। हमें इस प्रकृति ने इस लायक बनाया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हम कुछ भी नहीं करना चाहते। कैसी विचित्र विडंबना है। हम सब कुछ कर सकते हैं और हम कुछ भी नहीं करना चाहते। तुम ही बताओ, तो तुम्हारे इस होने का क्या अर्थ है? तुम्हारा होना अर्थात तुम्हारी उपस्थिति। उपस्थिति का क्या अर्थ होता है? तुम्हारा साक्षात स्वरूप। अब इसे तुम अपने इस काया से पूर्ण करना चाहते हो, इस शरीर से पूर्ण करना चाहते हो।
तो मैं तो कहूंगा कि तुम विद्वान हो, ज्ञानवान हो, किंतु प्रज्ञावान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति मात्र तुम्हारे शरीर से नहीं माने जाने वाली। तुम ये सोचो कि तुम्हारे शरीर के उपस्थित होने से तुम्हारी उपस्थिति मान ली जाएगी, तो ये संभव नहीं है। कारण कि तुम केवल शरीर नहीं हो। जब तक तुम अपने को केवल शरीर समझोगे, फिर तुम्हारा होना और न होना सब बराबर है। तुम इस शरीर के अलावा भी बहुत कुछ हो। जब तक तुम इस बात को न जान जाओ, न समझ पाओ, तब तक सब जानकर भी अनजान ही रह जाओगे। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र तुम्हारा शरीर नहीं है। तुम इस शरीर के बाद भी बहुत कुछ हो। उसे जानने की कोशिश करो, उसे जानो और उसे उस रूप में स्थापित करने का संकल्प लो जो उसका वास्तविक स्वरूप है। प्रिय विद्यार्थी, तुम विकास की बात करते हो, तो इस विकास के लिए तुम स्वयं ही जिम्मेवार हो। बहुत विकास कर लिया आपने, लेकिन उस विकास में जो किया आपने, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं, चाहे वह विकास तुम्हारा हो या तुम्हारे शरीर का। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अभी मैंने कहा कि आप केवल शरीर नहीं हैं, शरीर के अलावा भी बहुत कुछ हैं। ठीक वही बात मैं यहां कह रहा हूं आपसे कि चाहे वह विकास तुम्हारा हो या तुम्हारे शरीर का, तो तुम्हारे शरीर का विकास तो हजारों हजार वर्षों से होता आ रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है, और वह अब भी वैसे का वैसा ही है जैसा कि तब हुआ करता था। तुम्हारा शरीर अपने विकास के चरम पर तभी का पहुंच चुका है। अब उसका और विकास नहीं होना है। कैसा विकास चाहते हो? कि आदमी से हाथी हो जाओ और हाथी से डायनासोर हो जाओ? इस तरह का विकास खोज रहे हो? ये कैसे संभव है? तो तुम मनुष्य हो, मनुष्य ही रहोगे। तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, इसी शरीर में तुम्हें रहना है। तुम डायनासोर नहीं बन सकते, बनना भी नहीं है। मनुष्य का शरीर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यह तुम्हारा क्षैतिज विकास है, यह तुम्हारा धरातल पर विकास है, यह तुम्हारा समानांतर विकास है। और मैं जिस विकास की बात कर रहा हूं, वो विकास दिखाई नहीं देता है। ये धरातल का विकास दिखाई देता है। तुमने इतनी अट्टालिकाएं खड़ी कर ली, तुमने ऐसा कर लिया, तुमने वैसा कर लिया, ये क्षैतिज विकास है। और मैं जिस विकास की बात कर रहा हूं वो ऊर्ध्व विकास है, वो ऊपर की ओर होने वाला विकास है। वो तुम्हारी समझ से परे हो सकता है, लेकिन कब तक परे रहेगा? उसको परे नहीं रहने देना है। तुम भौतिक विकास की बात करते हो और मैं तुम्हारे चेतना के विकास की बात कर रहा हूं। तुम्हें अपनी चेतना को विकसित करना होगा। भौतिक विकास चाहे जितना भी कर लो, अगर तुमने अपनी चेतना का विकास नहीं किया तो सब व्यर्थ। तुम केवल शरीर हो, तब शरीर के अलावा कुछ नहीं। भौतिक विकास वो तुम्हारे शरीर का विकास है, चेतना का विकास तुम्हारा अपना विकास है। प्रिय विद्यार्थी, क्या कभी सोचा तुमने कि तुम भी संबुद्ध नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी बुद्ध का शरीर प्राप्त है। जिस शरीर से उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, जिस शरीर से उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ठीक वही का वही शरीर तुम्हारे पास भी है। थोड़ा भी अंतर नहीं है, दशमलव में भी अंतर नहीं। जैसे पानी बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और विद्युत की जरूरत पड़ती है, और उस जरूरत में करते क्या हो तुम्हें बस उसे उचित अनुपात में और उपयुक्त परिस्थिति में ला देना होता है। लेबोरेटरी का यही काम है। हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और विद्युत को उचित अनुपात और उचित परिस्थिति में आपने ला दिया, और जैसे ही आपने ऐसा कर दिया,
पानी बन गया। क्यों? ऐसे नहीं बनता है पानी, H2 ऐसे नहीं तैयार होता है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं करना पड़ता। तो ठीक वैसे ही बुद्धत्व घटने के लिए जो भी जरूरी है वह सब तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और विद्युत है पानी बनाने के लिए। तो ठीक वैसे ही बुद्धत्व घटने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सब तुम्हारे पास है, लेकिन उसी तरह जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और विद्युत बिखरा पड़ा है, ठीक वैसे ही वो सब चीजें क्या हैं? बिखरी पड़ी हैं तुम्हारे पास। बस तुम्हें क्या करना है? उचित अनुपात में उन्हें संयुक्त कर देना है, जैसे पानी बना। बस तुमने उसमें क्या किया? केवल एक व्यवस्था दी। तो ठीक है, तुम्हें यहां भी व्यवस्था बना देनी है, थोड़ी लयबद्धता ला देनी है, अपने आप तुम्हारे अंदर से बुद्धत्व प्रकट होगा, अपने आप तुम बुद्धत्व की ओर यात्रा करोगे और तुम बुद्ध हो जाओगे। हे विद्यार्थी, कोई जटिल कार्य नहीं है, कोई कठिन कार्य नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने कुछ अतिरिक्त किया था। जो उन्होंने किया था वो सब तुम कर रहे हो। बस एक चीज भूल रहे हो, वह तुम अपनी चेतना के बारे में नहीं सोच। बुद्ध ने अपनी चेतना के बारे में सोचा और उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। तुम भी अगर सोचते हो, ऊर्ध्व गति लाते हो, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करते हो, बुद्धत्व अपने आप जागृत हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोऽहम्।